सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह चल रहा है पद परिचय। और पद परिचय के अंतर्गत हमने जो इसके भेद पढ़े हैं अब तक, क्योंकि इसके जो भेद है वो दो होते हैं, विकारी और अविकारी। इसके जो भेद होते हैं दो, विकारी और अविकारी। और अविकारी के अंतर्गत हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया और विशेषण पढ़ चुके हम। अब इसके बाद में आज हम जो पढ़ेंगे वो विकारी का जो अंतिम भाग है क्रिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्रिया, क्योंकि और इन भागों को पढ़ने से अगर आप वंचित हो तो निश्चित रूप से हमारे जो पिछले भाग है उनको आप अवश्य देखें। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उनका जो लिंक है वो आई बटन पे दे दूंगा और यहाँ पर भी दे दूंगा, और इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। तो क्रिया होता क्या है? देखो, हर कोई कार्य करना, कोई भी कार्य होता है उसको हम क्रिया का नाम होता है। किसी भी शब्द में कोई कार्य का होना या करना हमको दिख जाए तो वह क्रिया कहलाता है। क्रिया का मतलब किसी भी शब्द में अगर किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उससे क्या कहेंगे हम? क्रिया। किसी भी शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो क्रिया का, जैसे हम रूप लिख दे, परिभाषा, किसी शब्द में क्रिया का या किसी कार्य का तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्रिया। तो क्रिया होती क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कोई कोई क्रिया अर्थात काम होना। कोई कोई क्रिया अर्थात काम होना। तो क्रिया की जो परिभाषा, कोई से शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो सब क्रिया कहलाते हैं। ये परिभाषा हमने खूब पढ़ी है। तो वे शब्द जिनमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। कई बार भ्रमित रहते हैं हम। क्रिया के जो भेद है उनको भी हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि क्रिया तो हम समझ गए कि किसी कार्य का करना या होना या इस प्रकार की बातें पाई जाए वो सब क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, घूमना, ये सब क्रिया है, इनमें कोई कार्य हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्रिया के जो भेद है उसको हम तीन भागों में बांटेंगे। तीन भागों का मतलब, जैसे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, इसके पश्चात हम काल के आधार पर, और एक मानेंगे संरचना के आधार पर। ठीक है, तीन हो गए, कर्म, काल और संरचना के आधार पर क्रिया के तीन प्रकार से हम वर्गीकरण कर दिया। अब इस वर्गीकरण में हम कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वह होते हैं अकर्मक, कर्मक, दूसरा सकर्मक। सकर्मक हो गए। सकर्मक को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इनका विस्तार से भी अध्ययन कराऊंगा मैं सबका। एक कर्मक और द्विकर्मक। काल के आधार पर बात की जाए तो काल, आपको पता है कि काल होते हैं वर्तमान कालिक क्रिया, इसके वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और
भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। ये काल के आधार पर हो गई, क्योंकि काल कितने होते हैं? 3, और 3 आधार पर 3 कालिक क्रिया हो गई। और यहाँ पर अंतिम जो है संरचना के आधार पर इसके जो भेद है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत जैसे संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। इसके अलावा और भाग इसके यहाँ ले लेते हैं हम। नाम धातु के पश्चात अब यहाँ पर हम जैसे पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया के पश्चात यहाँ पर एक कृदंत क्रिया, कितनी हो गई है? 5। और 5 से जो क्रिया है ये हमको ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखिए कि 3 प्रकार से हम बांट दी, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर और संरचना के आधार पर। लेकिन अभी हमारे लिए जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, और इन क्रियाओं को भी हम अगले जब भी भाग बनाएंगे उसमें इन क्रियाओं का भी अध्ययन करा दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पद परिचय के हिसाब से ये क्रियाएं हमको पढ़नी है, इन क्रियाओं को बाद में पढ़ेंगे। तो पहले इनको तो मैं मिटा देता हूं, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ध्यान रह जाएगी, ठीक है। अब इनको मैं मिटा देता हूं। अब हमको कौन सी पढ़नी है? हमको पढ़नी है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के हमने कितने भेद माने? 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हमने इस सकर्मक को नीचे लिख देते हैं ताकि समझने में सुविधा। पहले हम अकर्मक पढ़ लेते हैं। अकर्मक अर्थात किसी भी क्रिया का जो प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके सीधा किस पे पड़े? कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ करके, कर्ता पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। कहने का तात्पर्य जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म से तात्पर्य हो गया यहाँ पर कर्म कारक। कर्म से तात्पर्य क्या हो गया? कर्म कारक नहीं दिखे अगर किसी वाक्य में तो समझ लेना अकर्मक क्रिया। जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो राम जाता है, राम क्या है? कर्ता, और जाता है क्या? क्रिया। कहीं दिखा आपको कर्म? इसमें कर्म नहीं दिखा, इसलिए कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। ये ध्यान रखना, पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। अगर राम पुस्तक से पढ़ता है, अब देखो पुस्तक से पढ़ता है तो पहले अलग से चार दे, ये क्या हो गया? राम क्या हो गया? कर्ता। पुस्तक से करण, करण कारक है ना, पुस्तक से द्वारा, और पढ़ता है क्रिया। अब इसमें देखो कर्म दिखा आपको? नहीं दिखा, तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। हम सब खेलते हैं, हम सब कर्ता और खेलते हैं क्रिया। हम सब कर्ता और खेलते हैं क्रिया। कहीं दिखा कर्म? नहीं दिखा। तो कर्म अगर नहीं दिखे तो समझ जाना चाहिए वो क्रिया हमारी अकर्मक, अर्थात जिसमें कर्म नहीं हो। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अकर्म। जिसमें कर्म नहीं हो वह कौन सी कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। और अगर कर्म दिख जाए, कर्म कारक दिख जाए, तो वह कहलाएगी सकर्मक क्रिया। तो उसको हम अब देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया को भी उदाहरण समझ लेते हैं। ये अकर्मक क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी कि बस आपको तो
चिड़िया की आंख की तरह, जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी है, उसी प्रकार आप भी किसी वाक्य में आपकी नजर होनी चाहिए कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, और अगर कर्म नहीं दिखे तो समझ जाना चाहिए अकर्मक क्रिया है। अब देखो सकर्मक को कैसे पहचाने। सकर्मक को पहचानने के लिए हमको एक तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, सीधा कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ गया, कर्म पर। अब कर्म पर कब पड़ेगा, जब कर्म होगा। अगर कर्म ही नहीं है वाक्य में तो कर्म पर पड़ेगा कैसे, इसलिए कर्म कारक का होना बहुत जरूरी है। अर्थात जिस वाक्य में कर्म की उपस्थिति पाई जाए, जिस क्रिया में कर्म की उपस्थिति पाई जाए, वहां सकर्मक क्रिया होती है। और कर्म की उपस्थिति नहीं पाई जाए तो अकर्मक क्रिया होती है। कैसे होता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब अलग अलग छाटे हैं इसको। राम क्या हो गया, कर्ता कारक, पुस्तक क्या हो गया, कर्म कारक, और पढ़ता है क्या हो गया, क्रिया। तो कहीं ये कर्म दिख गया ना, कर्म दिखते ही हमने फाइनल फैसला कर लिया कि ये सकर्मक क्रिया, बस कर्म दिखना चाहिए हमको, और हमने इसको तुरंत पहचान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्म कारक, ये कारक चिन्ह तो है नहीं इसके अंदर। तो देखो एक बात और बता दूं मैं, कर्म कारक को वैसे पहचानने का जो तरीका है, वैसे तो क्या का उत्तर मिले, इस प्रकार की जो बातें हैं उसमें मिलनी चाहिए कि क्या का उत्तर मिल रहा नहीं मिल रहा। लेकिन कई बार हमको क्या का उत्तर हम अपने हिसाब से मनमर्जी से ढूंढ लेते हैं और मान लेते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोचिन छिपा रहता है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि कारक में कर्ता और कर्म, ये दो कारक ऐसे हैं जो बिना कारक चिन्ह के भी आ जाते हैं। कैसे, जैसे राम करता है लेकिन ने चिन्ह नहीं है, पुस्तक कर्म है लेकिन को चिन्ह नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो राम पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, को चिन्ह छिपा हुआ है इसमें, तो कर्म कारक हो गया। जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय को जाता है, विद्यालय जाता है, वह क्या करता, विद्यालय क्या हो गया, कर्म, और जाता है क्या, क्रिया, और पता लग गया कर्म आ गया तो सकर्मक क्रिया हो गई। तो ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब हमको सकर्मक क्रिया के जो दो भेद होते हैं, कौन कौन से बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। कौन कौन से हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक के अंतर्गत एक कर्मक नाम से स्पष्ट हो रहा है, और द्विकर्मक ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें एक कर्म दिखे, वाक्य में अगर एक ही कर्म दिखे तो वह एक कर्मक हो गई, जिसमें दो कर्म कारक दिख जाए वो द्विकर्मक हो गई। कैसे, जैसे वह बाजार जाता है, ठीक है, वह क्या है, कर्ता, बाजार क्या है, कर्म, और जाता है क्या, क्रिया। कुल कितने कर्म आ गए, एक कर्म आ गया, तो कौन सी क्रिया हो गई, एक कर्म क्रिया। और अगर उसकी जगह ये आ जाए, माने बच्चे को दूध पिलाया, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब हम देखें तो माँ क्या है, कर्ता, बच्चा क्या है, बच्चे को, ये हो गया कर्म, दूध पिलाया, क्या पिलाया, क्या का उत्तर भी आ रहा है, और दूध को पिलाया, तो ये क्या हो गया, कर्म, और पिलाया क्रिया। तो देखो एक कर्म और दो कर्म, कितने कर्म हो गए, दो प्रकार के दो कर्म हो गए।
अपने आप ही स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हुआ? इस दो कर्म का मतलब हो गया द्विकर्मक क्रिया। इस तरीके के गुरुजी ने शिष्यों का पाठ पढ़ाया, गुरुजी ने शिष्यों को पाठ पढ़ाया। देखो, गुरुजी ने शिष्यों को पाठ पढ़ाया तो शिष्यों को एक कर्म, पाठ को दो कर्म, तो कितने कर्म हो गए? दो कर्म। और दो कर्म का मतलब द्विकर्मक क्रिया। इस तरीके के उदाहरण इसमें आ जाते हैं। और आपको तो केवल परीक्षा में कोई विशेष रूप से कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि एक कर्मक है या द्विकर्मक है, तो हमको इस एक कर्मक द्विकर्मक के दिमाग लगाना है। बाकी अगर आपको परिचय देना है सीधे ही कि वाक्य में इसका परिचय देना है क्रिया कौन सी है, तो हम सीधे सकर्मक लिख देंगे, क्योंकि सकर्मक तो है ही। इसका भी परिचय दे देंगे, सकर्मक लिख देंगे, इसका भी परिचय सकर्मक लिख देंगे। भेद तो अगर आपसे पूछे कि भेद बताइए, ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछे तो आप भेद लिख देना। बाकी सकर्मक और अकर्मक को हमको पहचानना है। तो ये कर्म के आधार पर जो भेद थे सकर्मक और अकर्मक, इसको आप भली प्रकार से समझना है और इसका अभ्यास करना है। और मैं आपको पता है समय समय पर टेस्ट भी लेता रहता हूँ, उन टेस्टों को भी आप देते रहिए ताकि आपका ये सकर्मक और अकर्मक का अभ्यास है, इसका क्रिया का अभ्यास है, वो भली प्रकार से हो जाएगा। और इसके अलावा आप इन टेस्टों की सूचना और इन सब की सूचना आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर मैं नियमित रूप से टेस्ट की सूचनाएं देता रहता हूं। तो देखिए, ये क्रिया हमारे समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के अन्य भाग आपको समय पर मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब अगले भाग में हम जो ये पद के जो प्रकार है अविकारी, इन अविकारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।